अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत के साथ होंगे। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं लीनियर ग्राफ थियरी और उसके अंदर हमारा टॉपिक है ट्री। ट्री की तीन क्वालिटीज़ होती हैं। ट्री की डेफिनेशन है, ट्री इज़ अ कनेक्टेड ग्राफ विदाउट एनी सर्किट, यानी सर्किट नहीं बनेगा, यानी लूप क्रिएट नहीं होगा। दूसरी डेफिनेशन, देयर इज़ वन एंड ओनली वन पाथ बिटवीन एवरी पेयर ऑफ वर्टिसेस। दो पॉइंट्स के दरमियान एक ही रास्ता होगा, दूसरा रास्ता पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर दूसरा रास्ता हुआ तो उसका मतलब ये एक सर्किट बन जाएगा। तीसरी डेफिनेशन, अ ट्री विद वर्टिसेस एन, और उसकी एज कितनी होगी, n-1, जो कि आपके सामने पिक्चर्स पे नज़र आ रही हैं। जैसे ये जो पहला वाला ग्राफ है, इस ग्राफ के अंदर हमारे पास 4 पॉइंट्स हैं, यानी 4 वर्टिसेस हैं। तो इसके एज कितने हैं, इसके एज 1 2 3 4 5, इसके 5 वर्टिसेस हैं, तो इसके एज हैं 4, जो आपकी स्क्रीन के अंदर नज़र आ रहे हैं, 1 2 3 4। और यही प्रॉपर्टीज़, जो ये तीन डेफिनेशन है, ये तीनों डेफिनेशन इन सारे ग्राफ के अंदर भी वेरीफाई हो रही होगी। अब हम एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं जिसको हम कहते हैं कट सेट का कॉन्सेप्ट। कट सेट के कॉन्सेप्ट्स को करने के लिए हमें क्या करना है कि सबसे पहले ट्री की डेफिनेशन समझने के बाद अब हम समझेंगे कि उस ट्री की जो ब्रांचेस हैं, यानी उस ट्री के अलावा रिमेनिंग जो ब्रांचेस है उसको हमें कट करना है। इसकी एप्लीकेशन ये है कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, उस सर्किट के अंदर हम पता करना चाहते हैं कि वोल्टेजेस कितने हैं, करंट कितने हैं। इस रेजिस्टेंस को निकाल दें या इस कंपोनेंट को निकाल दें तो लोड कितना होगा और करंट कितना होगा, वोल्टेजेस कितने होंगे। सिमिलरली अगर कोई मैकेनिकल सिस्टम है तो मैकेनिकल सिस्टम के अंदर स्प्रिंग डैम्प सिस्टम अगर हम निकाल दें, या फिर पिस्टन हम निकाल दें, या इंजन हम लगा दें, तो कितना पावर में फ़र्क आएगा। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैथमेटिकली हम जो मॉडलिंग करते हैं उसके अंदर हमें इस कट सेट के कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ती है। अब हमारे पास ये डायग्राम है, इस डायग्राम के अंदर डायरेक्शंस गिवन है। अब हम कट सेट क्रिएट करना चाहते हैं वर्टेक्स 1 से, तो कट सेट 1 के लिए सबसे पहले ये देखिए इस पूरी पिक्चर के अंदर कि ट्री की डेफिनेशन कहाँ लग रही है। तो ट्री की डेफिनेशन लग रही है वर्टेक्स 1, वर्टेक्स 2, वर्टेक्स 3 एंड वर्टेक्स 4 में, जो कि आपके सामने है केज डी, ई एंड डी। आप इसको गौर से देखेंगे तो आपको ये ट्री लगेगा, ठीक है। तो इस ट्री के लिए क्या एज, ये देखिए ये वाला जो ए है, यानी एज ए ये नहीं होनी चाहिए, सी नहीं होना चाहिए और एफ नहीं होना चाहिए। तो उसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले लेट से हम कट सेट क्रिएट करना चाहते हैं पॉइंट 1 पे, वर्टेक्स 1 पे, तो इसके लिए हम एज को रिमूव कर देंगे, ए एज, बी एज एंड सी एज। इन तीनों एज को जब हम काट देंगे तो हमारे पास रिमेनिंग जो ट्राइंगल बचेगा, राइट हैंड का ट्राइंगल, वो ये वाला बचेगा, जो कि हमें डी ई एफ। सिमिलरली व्हाट इफ अगर हम कट सेट पॉइंट नंबर 3 से बनाना चाहते हैं, तो इस केस में हम इसको कहते हैं कट सेट नंबर 2। कट सेट नंबर 2 के लिए हमने ये कहा कि सिर्फ ट्री रहेगा और इसके अलावा जो कनेक्टेड ब्रांचेस है वो कैंसिल हो जाएंगी, जैसे कि ए कैंसिल हो जाएगा, ई कैंसिल हो जाएगा और एफ कैंसिल हो जाएगा। तो अब हमारे पास जो सिर्फ ट्राइंगल बचेगा वो बचेगा बी डी सी, जो कि इस पिक्चर के अंदर भी आपको नज़र आ रहा है। अब इसका फ़ायदा, फिलहाल हमने लास्ट स्लाइड के अंदर 2 कट सेट बनाए थे। अगर हम तीन कट सेट बनाना चाहें तो ये भी मुमकिन है। तीसरा कट सेट पॉइंट वर्टेक्स 4 से बनेगा। इस 4 से अगर हम वर्टेक्स बनाएंगे, कट सेट बनाएंगे, तो कट सेट के लिए हमारे पास क्या बनेगा, इसके लिए हमारे पास ट्विन का कॉन्सेप्ट और लिंक का कॉन्सेप्ट आता है। अब हम समझते हैं ट्विन क्या है और लिंक क्या है। ट्विन का मतलब द ब्रांचेस ऑफ द ट्री, और लिंक का मतलब है अदर देन ब्रांचेस सारी चीज़ें लिंक में कैलकुलेट होंगी। यानी जैसे कि इस गिवन पिक्चर के अंदर ट्विन है हमारे पास डी ई एंड डी, हम देख सकते हैं कि बी ई एंड डी आर द ब्रांचेस ऑफ द ट्री, और इसके अलावा लिंक, ई इज़ द लिंक, सी इज़ द लिंक एंड एफ इज़ द लिंक। ठीक हो गया। जब हम कट सेट की बात करते हैं, कट सेट नंबर 1 की, तो कट सेट नंबर 1 में एक ट्विन होगा, बाकी सारे लिंक होंगे, यानी बी इज़ द लिंक एंड ए सी, आप देख सकते हैं ये ए और ये सी, ये इसकी लिंक आ गए। अगर हम कट सेट नंबर 2 की बात करें तो कट सेट नंबर 2 के अंदर ई हमारे पास ट्विन है और ए एंड एफ आर द लिंक। सिमिलरली अगर कट सेट नंबर 3 की बात करें तो कट सेट नंबर 3 के अंदर डी इज द ट्विन एंड सी एंड एफ आर द लिंक, जो कि यहाँ पे शो हुआ है। अब हम बात करते हैं कट सेट मैट्रिक्स की। कट सेट मैट्रिक्स के लिए हमारे पास कुछ डायरेक्शंस है। वो डायरेक्शंस क्या है कि हमारे पास +1 शो होगा, -1 शो होगा और 0 शो होगा। 0 का मतलब कोई कनेक्शन नहीं है, +1 का मतलब चूँकि ये डायरेक्टेड ग्राफ है और डायरेक्शन अगर हमारे पास
हमारे पास ये डायरेक्टेड ग्राफ है, तो डायरेक्टेड ग्राफ में +1 का मतलब ये है कि जिनकी डायरेक्शन सेम हो, -1 का मतलब जिनकी डायरेक्शन अपोजिट हो, और 0 का मतलब जिनके पास कोई डायरेक्शन ना हो। अब हम बनाते हैं एक मैट्रिक्स टाइप जिसके अंदर हमने कॉलम्स के अंदर लिखा है कट सेट 1, 2 एंड 3, और रॉ के अंदर हम लिख रहे हैं एजेस ABCDEF। ठीक हो गया। अब हम देखा कि कट सेट नंबर 1 का रिलेशनशिप ए के साथ क्या है, तो कट सेट नंबर 1 पे आए और देखिए कि ए के साथ इसका रिलेशनशिप क्या है। अब सबसे पहले तो यहाँ पे हमने डायरेक्शंस बनाई। ये जो ब्लू कलर की डायरेक्शन है ये किस डायरेक्शन में बनी है, ये डायरेक्शन ऑफ ट्विंग बनी है। ट्विंग चूँकि लेफ्ट की तरफ जा रहा है तो सारी एज ऑफ दैट कट सेट वो इस पॉइंट की तरफ आएंगे जिस डायरेक्शन में ट्विंग होगा। सिमिलरली ये जो आप डायरेक्शन देखते हैं कट सेट नंबर 2 की, ये डायरेक्शन है डायरेक्शन ऑफ ट्विंग विच इज़ इन दिस केस इज ई। सिमिलरली अगर हम थर्ड कट सेट की बात करें तो थर्ड सेट की जो डायरेक्शन है जो कि यहाँ पे ब्लू लाइन से बनी है वो डायरेक्शन है इज द डायरेक्शन ऑफ डी। ठीक है, तो अब हम कट सेट नंबर 1 की डायरेक्शन देखेंगे ए के रिस्पेक्ट से। कट सेट नंबर 1 ये रहा, ए ये रहा। आप देख सकते हैं कि कट सेट नंबर 1 के अंदर एरोज आ रहे हैं और ए का एरो अपोजिट डायरेक्शन में है, इसकी वजह से यहाँ पे आया -1। कट सेट नंबर 1 को हम देखेंगे विद रिस्पेक्ट ऑफ बी, तो इन दोनों की डायरेक्शन सेम है तो यहाँ पे आया +1। कट सेट नंबर 1 की डायरेक्शन सी के रिस्पेक्ट से देखेंगे तो आप देख सकते हैं डायरेक्शन दोनों के अपोजिट है तो यहाँ पे आ गया -1। अब कट सेट नंबर 1 का कोई रिलेशनशिप DEF के साथ नहीं है, यानी कट सेट नंबर 1 यहाँ पे है, कट सेट नंबर 1 यहाँ पे है, डी किधर है, डी ये रहा, कोई रिलेशनशिप नहीं। ई कोई रिलेशनशिप नहीं है, एफ कोई रिलेशनशिप नहीं, इसकी वजह से यहाँ पे 0 0 0 आ गए। सिमिलरली कट सेट नंबर 2 की बात करें तो कट सेट नंबर 2 हमारे पास ये है। कट सेट नंबर 2 की ए के रिस्पेक्ट से अगर हम डायरेक्शन देखें तो देखिए ए का डायरेक्शन और कट सेट नंबर 2 का डायरेक्शन सेम है, इसकी वजह से यहाँ पे पॉजिटिव बना है। ये आपने नोट किया होगा कट सेट नंबर 1 की डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट ऑफ ए माइनस थी, बट कट सेट नंबर 2 की डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट ऑफ ए सेम है, इसकी वजह से ये पॉजिटिव वन है। कट सेट नंबर 2 विद रिस्पेक्ट ऑफ बी, कट सेट नंबर 2 विद रिस्पेक्ट ऑफ बी, इन दोनों की डायरेक्शन देखें, बी इस डायरेक्शन में है और सी की कट सेट नंबर 2 की डायरेक्शन ये है, तो इसका मतलब हमारे पास इनके पास कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, क्योंकि बी और कट सेट नंबर 2 के दरमियान कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है तो यहाँ पे 0 आ गया। सिमिलरली कट सेट नंबर 2 और सी का रिलेशनशिप कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। कट सेट नंबर 2 और डी का रिलेशनशिप कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, हाँ, बट कट सेट नंबर 2 को अगर हम ई के रिस्पेक्ट से देखें तो देखिएगा ई का एरो और कट सेट 2 का एरो दोनों एरो सेम है, इसकी वजह से यहाँ पे पॉजिटिव बना है। और अगर हम देखें कट सेट नंबर 2 का रिलेशनशिप विद एफ, इनके अंदर डायरेक्शन अंदर की तरफ है और एफ की डायरेक्शन अपोजिट है तो इसकी वजह से ये माइनस आया। तो इस तरीके से हमने कट सेट नंबर 1 एंड कट सेट नंबर 2 की डायरेक्शन बनाई। अब आप खुद से कट सेट नंबर 3 की डायरेक्शन बनाएंगे फिर यही आंसर आएगा। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट वर्ड्स की तरफ जाते हैं जो कि इसके ज़रा मुश्किल स्टेप है, वो है ये। इसके अंदर हम एक ग्राफ की बात करते हैं। कट सेट हम बनाएंगे उससे पहले हम एक लीनियर ग्राफ बनाएंगे एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का। उस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर हमारे पास एक बैटरी अटैच है, बैटरी से एक 5 ओम्स की रेजिस्टेंस है, वर्टेक्स 1 की तरफ जा रही है, वर्टेक्स 1 से वर्टेक्स 2 की तरफ अगेन 5 ओम्स की रेजिस्टेंस है, वर्टेक्स 2 से वर्टेक्स 4 की तरफ अगेन 5 ओम्स की रेजिस्टेंस है, और वर्टेक्स 4 का दूसरा कनेक्शन जा रहा है बैटरी की तरफ। हाँ, बट 1 को कनेक्ट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू 3, यानी 3 एक नोड क्रिएट किया है बीच में जिसमें जो 3 1 से 4 से एंड 2 से कनेक्ट हो रहा है जो आपके सामने इस पिक्चर में नज़र आता है। अगर हम इसको लीनियर ग्राफ थियरी के कॉन्सेप्ट से ले जाएँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बीच में 3 क्रिएट हुआ, यानी नोड नंबर 3। नोड नंबर 3 इज कनेक्टेड विद नोड नंबर 1, नोड नंबर 4 एंड नोड नंबर 2। ठीक हो गया। अब इसका मतलब अगर आप इस पिक्चर को ज़रा और से देखें तो क्या ये बीच में जो चीज़ बन रही है वो ट्री है? हाँ बिल्कुल, ये ट्री की डेफिनेशन फॉलो कर रहा है। अगर ये ट्री है तो अब इस पर हम कट सेट का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। कट सेट की कॉन्सेप्ट के लिए सबसे पहले हम ये कहा कि ये वाली जो ब्रांच है, ब्रांच को हम 5 कॉल कर रहे हैं, तो इस ब्रांच से यहाँ पे अगर कोई कट सेट बनेगा तो हम इसको कह देंगे कट सेट नंबर 5। ये हमारे पास जो ब्रांच है, ये ब्रांच नंबर 4 है। इस 4 ब्रांच से जो कट सेट बनेगा हम उसको कह देंगे कट सेट नंबर 4। सिमिलरली ये जो ब्रांच है हमारे पास, ये ब्रांच नंबर 6 है, और यहाँ से अगर हम कोई कट सेट क्रिएट करते हैं तो ये बन जाएगा कट सेट नंबर 6। ये ब्रांच 6 है और यहाँ से जो कट सेट क्रिएट होगा हम उसको कह देंगे कट सेट नंबर 6। तो इसका मतलब हमारे पास फिलहाल इस केस में 3 ट्विन है विच इज़ नोन एज 4, 5 एंड 6। तो हमारे पास यही 3, इस केस में हमारे पास 3 ट्विन है 4, 5 एंड 6। तो हमारे पास 3 कट सेट बनेंगे विच इज़ 4, 5, 6। अब इन 4, 5, 6 को हम विद द हेल्प ऑफ मैट्रिसेस प्रॉपर्टी यानी +1, -1 एंड 0 की मदद से हम लेबल करेंगे। तो लेबल कर रहे,
हमने इस डायग्राम को देखना है, इस कट सेट को देखना है। अब जब देखिएगा हमारे पास 1 2 3 4 5 6 ये सारे एजेस हैं, ठीक है। हमने देखा कट सेट नंबर 4, ये रहा कट सेट नंबर 4। कट सेट 4 का एरो कैसे निकलेगा? विद द डायरेक्शन ऑफ टोइंग अंदर की तरफ आ रहा है, तो कट सेट नंबर 4 के एरोज भी ऐसे ही बनेंगे। अब कट सेट नंबर 4 का रिलेशनशिप 1 के साथ देखते हैं। देखिएगा 1 का डायरेक्शन और 4 के डायरेक्शन, यानी कट सेट नंबर 4 का डायरेक्शन अपोजिट है, इसकी वजह से यहाँ पे -1 आया। कट सेट नंबर 4 का डायरेक्शन 2 के रिस्पेक्ट से देखें तो कोई डायरेक्शन ही नहीं है, यानी कनेक्टेड नहीं है, इसकी वजह से 0 आ गया। कट सेट नंबर 4 को अगर हम 3 के रिस्पेक्ट से देखें, एज 3 के रिस्पेक्ट से देखें, तो दोनों के डायरेक्शन सेम है, इसकी वजह से +1 आया। कट सेट नंबर 4 का डायरेक्शन विद द हेल्प ऑफ 4 ही देखें, एज नंबर 4 देखें तो दोनों का डायरेक्शन सेम है, इसकी वजह से +1 आया। कट सेट नंबर 4 को अगर हम विद रिस्पेक्ट ऑफ 5 देखें या 6 देखें तो कोई कनेक्शन नहीं है, तो ये 0 0 आ रहा है। सिमिलरली यही एक्सरसाइज हम रिपीट करेंगे किसके लिए? कट सेट नंबर 5 के लिए। कट सेट नंबर 5 के अंदर हमने ये देखा कि कट सेट नंबर 5 का कोई ताल्लुक क्या 1 के साथ है? हाँ है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो +1 आया। 2 के साथ इसका कोई डायरेक्शन 2 के साथ हाफ है, बट 2 की डायरेक्शन अपोजिट है, इसकी वजह से माइनस आया। इसकी कट सेट नंबर 5 की कोई कनेक्शन 3 के साथ नहीं थी तो बहुत दूर है, इसकी वजह से 0 आया। 4 बहुत दूर है, इसकी वजह से 0 आया। अब कट सेट नंबर 5 को विद रिस्पेक्ट ऑफ 5 देखेंगे तो 1 पॉजिटिव हुआ 1 आएगा, क्योंकि दोनों के डायरेक्शन सेम। सिमिलरली कट सेट नंबर 5 का 6 के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है, इसकी वजह से ये 0 आ गया। ये 2 मैंने आपको करके बताए हैं, 4 और 5, 6 आप खुद ही समझेंगे। अब ये आपने पूरा मैट्रिक्स क्रिएट कर दिया। इस मैट्रिक्स की क्रिएशन के बाद अब ये चाहते हैं कि इनके अंदर करंट कितना फ्लो होगा, तो करंट को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस नोटेशन के अंदर J1 से J2 से J3 से एक्सेट्रा। अब ज़रा देखिएगा यहाँ पे -1 आया 1 के नीचे, तो इसका मतलब ये -J1 होगा। 2 के नीचे 0 है तो 2 नहीं आएगा। 3 के नीचे +1 है तो ये J3 आया। सिमिलरली J4 आया। 5 और 6 की वैल्यू 0 थी तो ये 0 0 लिखा जाएगा, ना लिखा, और =2 के अपोजिट साइड पे 0 आ जाएगा। सिमिलरली अगर आप इस दूसरी चीज़ की बात करें तो इसके लिए हमारे पास J1 पॉजिटिव में है, J2 नेगेटिव है, J3 J4 0 0 होगा और ये J5 आएगा। थर्ड इक्वेशंस की बात करें तो J1 नहीं होगा, J2 पॉजिटिव, J3 नेगेटिव, J2 पॉजिटिव, J3 नेगेटिव, 4 5 0 0 और 6 की वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी। तो हमने यहाँ से ये तीन इक्वेशंस बनाई है करंट की। याद रखिएगा जब हम एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की बात करते हैं उसके अंदर हमें करंट भी सॉल्व करना होता है और उसके साथ साथ हमें वोल्टेजेस भी निकालने होते हैं। तो फिलहाल हमने करंट निकाला है, अब हम इसके वोल्टेजेस की तरफ जा रहे हैं। वोल्टेजेस के लिए हमने इक्वेशंस बनाई है ये V1 V2 V3 की। ये कैसे बनी? जब हम करंट के लिए सीरीज़ के अंदर जा रहे हैं तो वोल्टेज के लिए हम कॉलम की बात करेंगे। कॉलम देखिएगा, ये है कॉलम, इस कॉलम के अंदर C4 नेगेटिव के साथ है, C5 पॉजिटिव के साथ है। तो जब हम वोल्टेज नंबर 1 की बात करेंगे तो वोल्टेज नंबर 1 में V5 - V4 आएगा, क्योंकि देखिएगा ये है 5 और ये है 4, तो V5 चूँकि पॉजिटिव है और V4 चूँकि नेगेटिव है, तो इसकी वजह से V5 - V4 आया। अब कॉलम नंबर 2 की बात करें तो कॉलम नंबर 2 के अंदर पॉजिटिव क्या है 6 और नेगेटिव क्या है 5, तो इसमें से निकलेगा V6 - V5। कॉलम नंबर 3 की बात करें तो कॉलम नंबर 3 में पॉजिटिव है 4 और नेगेटिव है 6, तो इसका मतलब यहाँ पे V4 - V6 निकलेगा। कॉलम नंबर 4 के अंदर सिर्फ हमारे पास एक ही वैल्यू मौजूद है, वो वैल्यू 4 पे मौजूद है, तो यानी V4 = V4 के बराबर होगा। कॉलम नंबर 5 के अंदर सिर्फ एक ही वैल्यू मौजूद है जो कि 5 पे है, तो इसकी वजह से V5 = V5। सिमिलरली कॉलम नंबर 6 में सिर्फ एक ही वैल्यू मौजूद है जो कि 6 पोजीशन पे है, तो ये V6 = V6 के बराबर होगा। इसका मतलब अभी तक हमने करंट की वैल्यूज़ यानी करंट के फॉर्मूलेज बनाए और वोल्टेजेस के फॉर्मूलेज बनाए, बट इस सवाल में हमें करंट कितना है और वोल्टेज कितना है ये भी निकालना होगा। अब हम करते हैं इनकी इक्वेशंस। इनकी इक्वेशंस को ज़रा गौर से देखना पड़ेगा। ये हमारे पास सबसे पहली इक्वेशन है। इस पहली इक्वेशन में I1 यानी J1 यानी करंट 1 आ रहा है। एज पर द होम्स लॉ V = IR के बराबर होता है, तो V = IR, देन I यानी करंट = वोल्टेज डिवाइडिंग बाय रेजिस्टेंस। वोल्टेज हमारे पास V1 का वोल्टेज देखिएगा क्या है V5 - V4, तो ये आया V5 - V4 डिवाइडिंग बाय रेजिस्टेंस। इस केस में रेजिस्टेंस कितनी है 5, क्योंकि हमने ये बात स्टार्टिंग के अंदर कही थी कि हमारे पास 1 यानी एज 1 एज 2 एज 3 के दरमियान जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो है 5। एक दफ़ा फिर से रिवाइज करेंगे। आप ये देख सकते हैं ये है 1, ये है 2 और ये है 3, ये तीनों वैल्यू आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये एक वैल्यू 5 आई,
सिमिलरली ये दूसरी वैल्यू 5 और ये तीसरी जो एज नंबर 3 है इसकी वैल्यू भी 5 है। इसका मतलब ये जो तीनों एज है इसकी वैल्यूज 5 है 1 2 3 की। और अगर हम इसके अलावा जो एजेस हैं इनकी बात करें तो इन सब की वैल्यूज़ कितनी है 10 ओम्स हैं। 5 6 4 5 6 की वैल्यूज़ आप देख सकते हैं 10 ओम्स 10 ओम्स एंड 10 ओम्स। ठीक हो गए। तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे जब हम I1 I2 और I3 की बात करेंगे तो हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू हम 5 लेंगे, बट 4 5 6 की बात करेंगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू 10 हो जाएगी। फिलहाल हम जो बात कर रहे हैं वो I1 की बात करें, यानी करंट 1 की बात करें तो इसके लिए वोल्टेज डिवाइडिंग में रेजिस्टेंस होगा। रेजिस्टेंस जो मैंने अभी समझाया वैल्यू 5 हो जाएगी। और अगर हम वोल्टेजेस की बात करेंगे तो वोल्टेज के लिए V1 की इक्वेशन है V5 माइनस V4, तो ये आ गया V5 माइनस V4। अब यहाँ पे 1 क्यों आए, क्योंकि ये है सोर्स बैटरी का 1 जो हमने डायग्राम बनाई थी उस डायग्राम में है बैटरी, तो इसकी वजह से यहाँ पे 1 आया। सिमिलरली प्लस I3, चूँकि I3 है यानी करंट 3 है तो इसकी वजह से 1 डिवाइडेड बाय 5 आएगा। और V3 की इक्वेशन हम देखते हैं तो हमारे पास V3 की इक्वेशन है V4 माइनस V6, तो यहाँ पे V4 माइनस V6 आ गया। अब I4 की हम बात करें यानी करंट 4 की बात करें तो करंट 4 के अंदर जो हमें रेजिस्टेंस लेंगे वो लेंगे 1 डिवाइडिंग बाय 10, और V4 किसके बराबर है, V4 ही के बराबर है, तो यहाँ पे V4 आ गया। अब यहाँ पे मैंने कुछ स्टेप्स नहीं किए और मैंने डायरेक्ट आंसर लिखा है। डायरेक्ट आंसर किस तरीके से लिखा है कि आपको यहाँ पे सारे V5 की वैल्यू V4 की वैल्यू को सॉल्व करना पड़ेगा और आंसर लिखा जाएगा। एक हिंट के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ, इस पूरी इक्वेशन में देखिएगा V5 कितनी दफ़ा आया है। एक दफ़ा V5 आया है, इस दफ़ा इस पहले ब्रैकेट में V5 है, दूसरे ब्रैकेट में नहीं है, तीसरे ब्रैकेट में नहीं है, यानी V5 एक ही दफ़ा आया है, यानी 1 डिवाइडिंग बाय 5। 1 डिवाइडिंग बाय 5 का मतलब होता है 0.2, तो V5 के साथ माइनस का 0.2 लिखा जाएगा, यानी माइनस 0.2 V5। सिमिलरली V6 लिखेंगे भी दफ़ा आया, V6 यहाँ पे एक इक्वेशन में आया और इसके साथ माइनस के आएंगे और ब्रैकेट के बाहर है 1 डिवाइडेड बाय 5, तो 1 डिवाइडेड बाय 5 0.2 के बराबर होता है, तो ये V6 किसके बराबर हो जाएगा, माइनस 0.2 टाइम्स ऑफ V6। बट V4 हमारे पास कितनी दफ़ा है, एक दफ़ा यहाँ पे आया है, दूसरी दफ़ा यहाँ पे आया है, तीसरी दफ़ा यहाँ पे आया है, तो तीनों वैल्यूज़ तो जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आएगा V5, V4 की वैल्यू में आएगा 0.5, और ज़रा गौर से देखिए ये है 1 प्लस में सिर्फ 1, इसके साथ कोई वोल्टेज नहीं है, तो जब हम 1 को डिवाइड करेंगे 5 के साथ तो ये आ जाएगा माइनस का पॉइंट, तो यहाँ पे माइनस की साइन है। जब हम इस माइनस की साइन को इज इक्वल टू की अपोजिट साइड पे ले जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे 0.2 पॉजिटिव में लिखा जाएगा। ये मैंने आपको सिर्फ एक इक्वेशन अभी समझाई है जो कि पहली इक्वेशन है। अब आपको वैसे ही दूसरी इक्वेशन, वैसे ही तीसरी इक्वेशन खुद से समझनी है, ठीक है। यहाँ पे हिंट के तौर पे कुछ आपको इक्वेशन नजर आएगी, मगर जब तक आप उसको सॉल्व नहीं करेंगे आपको ये समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो हमने इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशन नंबर 3 को सॉल्व कर दिया और सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन आने लगी, इक्वेशन नंबर 3 की इक्वेशन आ गई, ठीक हो गई। अब हमने ये कहा कि इन तीनों इक्वेशन को हम कैसे लिखें, हम इन तीनों इक्वेशन को इन टर्म्स ऑफ मैट्रिसेस लिखते हैं। तो देखिएगा हमारे पास जो पहली इक्वेशन थी उस पहली इक्वेशन के अंदर 0.5 V1 के साथ था, V4 के साथ, V5 के साथ माइनस का 0.2 और V6 के साथ माइनस का 0.2 था। सिमिलरली दूसरी इक्वेशन में ये वैल्यूज़ थी, तीसरी इक्वेशन में सबके कोफिशिएंट्स की ये वैल्यूज़ थी। ये एक मैट्रिक्स हमारे पास बना, ये मैट्रिक्स किसका बना है, V4 V5 और V6 की वैल्यूज़ का बना है। और इज इक्वल टू की राइट हैंड साइड पे हमारे पास क्या वैल्यूज़ थी, जो वोल्टेज आ रहा था बैटरी की वजह से, तो वो है कांस्टेंट, जिसके साथ V1 V4 V5 V6 का कोफिशिएंट नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास राइट हैंड साइड पे हमने कोफिशिएंट लिखा है 0.2 माइनस 0.2 और 0। ये कैसे आया, फिर से मैं कह रहा हूँ, जब तक आप इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आपको आंसर नहीं मिलेगा। जैसे कि पहली इक्वेशन यहाँ पे आपको कुछ नज़र आ रही है जिसका कोफिशिएंट है राइट साइड पे 0.2, दूसरी इक्वेशन का कोफिशिएंट है -0.2, तो देखिए -0.2, और तीसरी इक्वेशन को जब मैंने यहाँ पे सॉल्व किया तो इसका कोफिशिएंट है 0। वैसे ही देखिएगा V4 के साथ यहाँ पे मैंने -2 लिखा है, V5 के साथ यहाँ पे -2 लिखा है और V6 के साथ 0.5 लिखा है। अगर मैं सेकेंड इक्वेशन की बात करूँ तो V4 के साथ -2, V5 के साथ पॉजिटिव 0.5 और V6 के साथ नेगेटिव -0.2। सिमिलरली पहली इक्वेशन जो मैंने आपको पहले बताई थी। अब हमारा टारगेट क्या है कि हमने यहाँ से V4, V5 और V6 की वैल्यू निकालनी होगी। उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, विद द हेल्प ऑफ मैट्रिसेस, द प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिसेस। ये वाला बी का मैट्रिक्स के लेफ्ट हैंड साइड पे है ये वाला मैट्रिक्स, जब ये इज इक्वल टू के अपोजिट साइड पे जाएगा तो ये लेफ्ट हैंड साइड में ही लिखा जाएगा विद इनवर्स साइन, यानी हम इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालेंगे
और इन्वर्स निकालने का तरीका है एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स डिवाइडिंग में उसका डिटर्मिनेंट, जो कि खासा लंबा तरीका है, जो कि आप सबको उम्मीद करता हूँ आता ही होगा। वरना तो मेरे पहले यूट्यूब्स की वीडियो आप देख लेंगे मैथ्स की या फिर मैटलैब की, तो वहाँ से भी आपको नज़र आ जाएगा। मगर हम इसको मैटलैब पे डायरेक्ट सॉल्व कर देते हैं, यानी हम मैटलैब के अंदर इस मैट्रिक्स को डिफाइन करेंगे एज ए, इसको डिफाइन करेंगे एज ए वी, और इसको हम एज ए कॉन्स्टेंट सी कह देंगे। जब आप इसको इस इक्वलिटी के अपोजिट साइड पे ले जाएंगे और सॉल्व करेंगे मैटलैब के अंदर, तो हमारे पास इसके ये आंसर आएंगे। V4 का आंसर आएगा 2 डिवाइडिंग बाई 7, V5 का आएगा -2 डिवाइडिंग बाई 7 और V6 का आएगा 0। याद रखिएगा अभी तक हमने 3 वोल्टेजेस की वैल्यू निकाली है, V4, V5, V6। अभी तक हमने V1, V2, V3 की वैल्यू नहीं निकाली। अब हमारे पास टारगेट ये है कि हमें वोल्टेजेस की वैल्यू भी निकालनी है और उसके साथ साथ करंट की वैल्यू भी निकालनी है। तो अब हम बात करते हैं V4, V5, V6 आने के बाद करंट की बात करते हैं। तो करंट J1 किसके बराबर था? V5 माइनस V4 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडिंग बाय 5। तो जब हम इन सब को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा? 3 डिवाइडिंग बाय 35 एम्पियर का करंट। सिमिलरली जब हम करंट 2 की बात करेंगे तो करंट 2 का जो फॉर्मूला था उस फॉर्मूले में V5 एंड V6 की वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास करंट 2 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ से हमारा करंट 3 आ जाएगा। करंट 2, 3, 4, 5, 6। इस तरीके से हमने करंट नंबर 2 निकाला, करंट नंबर 3 निकाला, करंट नंबर 4 निकाला। करंट 5, 6 हमारे पास यहाँ से हम देखें अगर, तो हमारे पास ये 3 इक्वेशंस थी। ये हमारे पास ये 3 इक्वेशंस थी। इसमें 1, 1, 3, 4, 1, 2, 5, 2, 3, 6। इसके अंदर हमारे पास ये जो इक्वेशंस के अंदर वेरिएबल मौजूद हैं, इन सारी वैल्यूज़ यानी इन सारे करंट की वैल्यूज़ को हमने निकाल दिया। सिमिलरली यहाँ से हमने इन सब के वोल्टेजेस को निकाल दिया, यानी V1, V2, V3 को हम इन दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास V1 आ जाएगा। V4 और V5 की वैल्यू हमने मैट्रिसेस से निकाली है। सिमिलरली V6 माइनस V5 करेंगे तो V2 आ जाएगा और V3 भी इसी तरीके से आएगा। बट V4, V5, V6 की वैल्यू एज इट इज़ रहेगी जो कि थी, क्योंकि हमने यहाँ से मैट्रिसेस से निकाला। V4, V5, V6 की वैल्यू एज इट इज़ जो थी वही आएगा। अब ये वाली वैल्यूज़ आ गई। इन वैल्यूज़ के आने के बाद फिर हमने क्या निकाला? करंट की वैल्यूज़ निकाली। और करंट की वैल्यूज़ को निकालने के साथ साथ अब हम आगे उनके वोल्टेजेस की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे फिलहाल मैंने मेंशन नहीं किया, मगर हमें V1, V2 और V3 की भी वैल्यू निकालनी पड़ेंगी। इनकी वैल्यूज निकालने के बाद फिर हमारा पूरा ये जो सर्किट तय सॉल्व हो जाएगा कि कौन से नोड पे कितना करंट है और उसका कितना वोल्टेज है। ये न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप इसको हाथ से सॉल्व नहीं करेंगे तब आपको समझ नहीं आएगा। ये कहता हूँ आपको मेरे ये लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।